हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना लूसेंट महामैराथन ज्योग्राफी की क्लास में, भूगोल के क्लास में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया है और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग जितने भी आपके विश्व के जितने भी महाद्वीप होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। मैं आपको बता दूं, पहला एशिया आता है, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया लास्ट में। तो ये क्रमबद्ध थे। तो दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। यूरोप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और यूरोप से जितना भी क्वेश्चन जो बनेंगे उससे हम लोग करेंगे। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूराल एवं काकेशस पर्वत। यूराल एवं काकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा महाद्वीप। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा हो जाएगा आपका यूरोप। अगला है यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका एलबुर्ज, जिसकी लंबाई मीटर में बात करें तो 5642 है, जो कि इसका कुछ भाग आपका रूस में भी पड़ता है। अगला है कि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट ब्लैक। आल्प्स जो कि फ्रांस में है, इसकी जो लंबाई की बात करें तो 4810 यानी 4810 मीटर है। अगला बात करते हैं स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर कौन सी चोटी है? दोस्तों, इसकी सही उत्तर हो जाए मेटर हॉर्न चोटी है। अगला है कि यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक यदि महत्वपूर्ण नदी की हम बात करें तो डेन्यूब नदी है, जिसकी किलोमीटर में लंबाई की बात करें 2842 है, यानी 2842 है। अगला है कि बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेन्यूब। बुडारेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी पर। अगला है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा वोल्गा नदी। इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 3687 मीटर यानी 3687 मीटर। अगला है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे है। अगला फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। और पेरिस जो है किस नदी के तट पर बसा है? फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो ये हो जाएगा आपका सीन नदी के तट पर बसा है। अगला है कि फैशन के नगरी किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस को। अगला है कि कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस का कौन सा शहर जाना जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस का कौन सा शहर जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन शहर। अगला कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन गणराज्य। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेन गणराज्य का कहते हैं। अगला है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक अंगूर जैतून उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। अगला है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है राइन नदी के किनारे है। अगला है कि यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सी है? यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सी नदी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राइन नदी। क्वेश्चन अगला है सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फ्रांस को। अगला है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को, क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा है। यूरोप जो है आपका तीनों ओर पानी से घिरा है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अगला कि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड आपका पड़ता है यूरोप में, यूरोप महादेश में, यूरोप महाद्वीप में। दोस्तों, झीलों का देश जो कि फिनलैंड को कहा जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है।
अगला यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है इटली। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो इटली। अगला है कि आल्प्स पर्वत किस देश में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है इटली। अगला है कि यूरोप का कृषि प्रधान देश कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इटली। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी है नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राइन नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किथोड तटों का देश किसे कहते हैं? किथोड तटों का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे। अगला कि हाइन यार्ड किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों फ्रांस को। अगला कि इंग्लिश चैनल अलग करते हैं किसको किसको? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को अलग करती है इंग्लिश चैनल। अगला है दोस्तों यूरोप का गर्म कंबल, जो यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसे कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। अगला है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड को। अगला है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है तुर्की को। आप दोस्तों बताइएगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? अगला है कि समुद्र से भूमि कृत्रिम रूप से प्रदान क्या कहलाता है? समुद्र से भूमि को यदि कृत्रिम रूप से आप प्रदान करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो पोल्डर। जैसे आपका नीदरलैंड जो है देश, वह समुद्र से भूमि को प्राप्त किया है। अगला है कि समुद्र से प्राप्त कृत्रिम तटबंधों को क्या कहा जाता है? समुद्र से यदि आप भूमि को प्राप्त करते हैं तो उसे कहा जाता है पोल्डर। यदि आप कृत्रिम तटबंधों को प्राप्त करते हैं तो डाइक कहते हैं। आल्प्स पर्वत का शारीरिक विस्तार कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में। हालांकि विश्व का सबसे लंबा भूमिगत जल मार्ग किसको जोड़ते हैं? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसको जोड़ते हैं? लंदन एवं पेरिस को। अगला इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पो नदी को। अगला कि सिंध नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंग्लिश चैनल में। सिंध नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में। अगला किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को। किसानों का देश समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को। अगला का अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है नॉर्वे में। हालांकि विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है एंटवर्प है, जो कि बेल्जियम में है। विश्व का हीरा का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है। अगला है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप से। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन इससे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों सही उत्तर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है विश्व का 5वां महाद्वीप है। अगला कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। अगला है दोस्तों कि अंटार्कटिका की भूमि कितने महासागर से घिरी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर जेम्स कुक ने। अगला अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फेबियन वेलिग्सासेन। अगला अंटार्कटिका का कितना % भाग जो है सदा बर्फ से ढका रहता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 98%। अगला के श्वेत महाद्वीप से किसे नाम जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। अगला के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला नॉर्वे निवासी कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर है एमंडरसन, जो कि 1911 ईस्वी में पहुंचा था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला नॉर्वे के निवासी था एमंडरसन, जो कि 1911 में पहुंचा था। गतिशील महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। अगला के अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिसन मासिप, जिसकी हम लंबाई की अगर बात करें तो 5140 यानी 5140 मीटर है। अगला अंटार्कटिका की अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है माउंट एबुर्स। अगला दोस्तों विश्व का सबसे कम तापमान किसका है? तो बोस्टॉक का। विश्व का सबसे कम तापमान किसका है? तो बोस्टॉक का। इसका जो तापमान है डिग्री सेल्सियस में -89.2 डिग्री सेल्सियस यानी 89.2 डिग्री सेल्सियस माइनस में।
हालांकि विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कितना होता है? विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान तो पोल ऑफ कोल्ड में होता है। अगला है कि किस महाद्वीप में 6 माह का दिन 6 माह का रात होता है? तो ये होता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला का अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति कौन कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है लाइकेन एवं मास। अगला है कि अंटार्कटिका के कौन सी मछली झुंडों में रहती है? तो क्रिल जो मछली है, कील मछली, वो झुंडों में रहती है अंटार्कटिका में। अगला दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गिरिराज सिरोही, जो कि यूपी के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे गिरिराज सिरोही, जो कि यूपी के रहने वाले थे। हालांकि भारत में अंटार्कटिका अभियान कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही 1981-82 से भारत ने अंटार्कटिका अभियान प्रारंभ किया। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला जो शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री 1983 में। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण गंगोत्री में 1983 ईस्वी में। हालांकि भारत जो दूसरी शोध केंद्र अंटार्कटिका में कहाँ थी? तो मैत्री नाम से किया था 1989 में। पहला था दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में, फिर दूसरा था आपका मैत्री 1989 में। अगला भारत का तीसरा शोधन केंद्र कौन है? इसका सही उत्तर है भारत जो है तीसरा शोधन केंद्र है अंटार्कटिका में। पहला था आपका दक्षिण गंगोत्री, फिर था आपका मैत्री, फिर है भारत जो कि लाल्समन हिल्स में है। अगला है दक्षिण अमेरिका। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए करेंगे। और चलते हैं पहला क्वेश्चन में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण गोलार्ध में। हालांकि विश्व का चौथा महाद्वीप कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका। हालांकि दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका को कौन जल संधि मिलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पनामा जल संधि। अगला दोस्तों कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है टिटिकाका। इसकी लंबाई अगर मीटर में बात करें, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो 3811 मीटर है। हालांकि टिटिकाका किस पठार पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलिविया के पठार पर। अगला है कि अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रोमीलायड। अगला है कि टुकन पक्षी किस देश में पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, जो कि अमेजन बेसिन में पाया जाता है टुकन पक्षी। अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजी झरना। अगला कि एंजी झरना किस पठार पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुयाना के पठार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ओजस डेल साल्डो। हालांकि संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्सा। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन है? तो वाल्सा। हालांकि दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के जो वर्षा वनों का स्थानीय नाम है सेल्वास। हालांकि एंडीज पर्वतों के जो पूर्वी ढलानों के वनों के क्या कहते हैं? तो मोटाना। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? तो कैंडोर। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? तो कैंडोर। हालांकि नाव उड़ सकने वाले पक्षी कौन है? तो रिया, शुतुरमुर्ग और एमू, तीन पक्षी हैं नाव उड़ सकने वाली, रिया, शुतुरमुर्ग और एमू। अगला है कि बंदर तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार कौन शिकारी जानवर करते हैं? तो इसका सही उत्तर प्यूमा एवं जगुआर। बंदर तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार कौन शिकारी जानवर करते हैं? तो प्यूमा एवं जगुआर। हालांकि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ला पाज, जो कि बोलिविया की राजधानी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। हालांकि ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है फजेंडा। हालांकि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ब्राजील। अगला प्रश्न है दोस्तों संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन है? तो उपमा खान। संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी जो खान है उपमा की खान है। अगला कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एकांकगुआ। अगला दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं? तो एकांटांसिया कहते हैं।
अगला दोस्तों, अर्जेंटीना के जो पशुपालकों को क्या कहते हैं, जो पशु को पालते हैं उन पशुपालकों को क्या कहते हैं, तो ग्वानको। और अर्जेंटीना के विशाल जो पशु फार्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो एनकांटासिया। अगला कि विश्व में कहवा का मंडी किसे कहा जाता है, तो साओ पाउलो। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है, पात्र का मतलब होता है बर्तन, तो विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है, तो ब्राजील को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरू। अगला प्रश्न दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है, तो अर्जेंटीना। अगला कि दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, वह इसको एक बार और करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, वह उसका उत्तर हो जाएगा मध्य चिली। अगला कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेंटागोनिया। दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन है, तो उरुग्वे। अलग क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य क्या कहलाता है, तो गुआनो, जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षी से प्राप्त खाद्य क्या कहलाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर गवानो कहते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होता है। दोस्तों अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा क्वेश्चन है कि द्वीपीय महाद्वीप किससे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो ओबेल तस्मान। ओबेल तस्माना जो थे वह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों खोज की थी। अगला का ऑस्ट्रेलिया नाम किसने दिया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेन्शू फिल्डर्स। अगला का ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो एर्बोजिन्स कहते हैं। अगला का ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जो बीच कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों का सही उत्तर है टारेस जल संधि। अगला के मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं, तो जे कारू। अगला प्रश्न दोस्तों कि मरे डार्लिंग की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमियों का देश किसे कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, द लैंड ऑफ कंगारू, या फिर प्यासी भूमियों का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नकल करने में कुशल पक्षी कौन है, तो इसका सही उत्तर है लायर बर्ड। नकल करने में जो कुशल पक्षी है वह लायर बर्ड। अगला न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कीवी। और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ओबेल तस्मान। तो दोस्तों ये रहे आपके महाद्वीप के बारे में। अब हम लोग दोस्तों 7वें टॉपिक करेंगे भूगोल के, जो 7वां टॉपिक उसे जिसका नाम है जलमंडल। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो दोस्तों जलमंडल से पहला क्वेश्चन करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग पर जल का विस्तार है, इसका सही उत्तर है 3/4 यानी 71%। हालांकि उत्तरी गोलार्ध का कितना परसेंट महासागर से घिरा है, उत्तरी गोलार्ध का कितना परसेंट जो भाग है महासागर से घिरा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर 60.7% यानी लगभग 60% ये घिरा है। अगला दक्षिणी गोलार्ध का कितना भाग जो है ना महासागर से ढका हुआ है, तो 81% यानी सबसे अधिक यदि बात करें महासागर यानी पानी से, तो सबसे अधिक दक्षिणी गोलार्ध आपका डूबा हुआ है। हालांकि पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी स्वच्छ यानी मीठा है, तो इसका सही उत्तर 2.5 यानी सिर्फ 2.5% ही मीठा जल जो कि उपलब्ध है स्थल पर। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल भाग का कितना परसेंट जल महासागरों में है, इसका सही उत्तर 97.5% जो है कुल जो मात्रा का, ये जो है ना जल की कुल मात्रा का कितना जल महासागरों में है, तो ये 97.5 है। हालांकि पृथ्वी के महासागरों को कितने महानगरों में बांटा गया है, तो 4।
पृथ्वी के जो महासागर को कितने महासागर में बटा 4। तो हम लोग अगला है कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। तो इसका सूत्र 3800 मीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्थल की ऊंचाई कितना होता है। तो 840 मीटर। हालांकि स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तो उच्च तापीय वर्ग के द्वारा यानी मैट्रिक कर्व या हाइपोस्क्रापिस के द्वारा किया जाता है। अगला कि महासागरीय जल का तापमान कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला है दोस्तों कि महासागरीय जल की सतह का औसतन दैनिक तापमान कितना होता है। 1 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी नगण्य मानकर चलते हैं। अगला कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस माह में अंकित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है अगस्त माह में किया जाता है। महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस माह में अंकित किया जाता है। तो अगस्त में। तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस माह में अंकित किया जाता है। तो अगस्त में। और वही बोलेगा कि महासागरीय जल का न्यूनतम वार्षिक तापक्रम किस माह में अंकित किया जाता है। तो फरवरी में। अगला कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में। अगला कि टोंगा या मिंडानाओ किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में है। अगला कि सुंडा जो किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंद महासागर में। अगला दोस्तों वर्तमान में गौटरों की संख्या कितनी है। 57। हिंद महासागर में कितनी इसकी संख्या 6, प्रशांत में 32 और अंटार्कटिका में 19 है। वर्तमान में दोस्तों गर्तों की संख्या पूछ रहा है तो 57 है, कुल 57, जिसमें हिंद महासागर में 6 है, प्रशांत महासागर में 32 और अंटार्कटिका में 19 है। अगला लवणता को किसने व्यक्त करते हैं। दोस्तों लवणता को किसने व्यक्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1000 में। अगला दोस्तों किस झील की लवणता सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर है वान झील, जिसकी परसेंटेज की यदि बात करें तो 330% इसमें जो होता है लवण होता है, यानी नमकीन होता है। ये वान झील आपका तुर्की में पड़ता है। हालांकि दूसरा लवणता कहाँ पाया जाता है। तो मिर्च सागर में 238%। सबसे अधिक लवणता पाया जाता है वान झील में, और दूसरा लवणता मिर्च सागर में पाया जाता है 238% है। अगला छिलंजर गर्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर मेरियाना गर्त को ही छिलंजर गर्त कहते हैं, जिसको कि सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। अगला के संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है। तो ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रशांत महासागर धरातल का कितना भाग ढकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1/3 भाग। अगला कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। तो त्रिभुजाकार है। अगला दोस्तों कि प्रशांत महासागर का शीर्ष कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य है। अगला कि प्रशांत महासागर का आधार किस महाद्वीप पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। अगला दोस्तों 21 अक्षांशों के मध्य अधिक लवणता पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस अक्षांश के मध्य अधिक लवणता पाई जाती है। तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 10 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। अगला है भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण उच्च होती है। भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण उच्च होती है। दोस्तों का सही उत्तर उच्च वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल की बात करें 16,57,23,740 इसका क्षेत्रफल है, मीटर में होगा। महासागर है वो है अंटार्कटिक। तो दोस्तों ये अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइट को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो प्रश्न है दोस्तों अंटार्कटिक महासागर से कि संपूर्ण संसार का छठा भाग कौन सा महासागर है। तो अंटार्कटिक। अगला अंटार्कटिक महासागर संसार के क्षेत्रफल का लगभग कितना % है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 16%। अगला किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के आकार से मिलती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है अंटार्कटिक महासागर के।
अगला कि व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है, तो अटलांटिक महासागर है। अगला कि हिंद महासागर किन दो महासागरों से मिलती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के मध्य मिलती हैं। अगला कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा महासागर है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप कौन है, तो मॉरिशस और रियूनियन द्वीप। ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो उत्पन्न द्वीप है वो है मॉरिशस और रियूनियन द्वीप है। अगला कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मेडागास्कर। अगला है डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो इसका सही उत्तर हिंद महासागर में। अगला कि सेलिबीज सागर किस महासागर में है, दोस्तों इसका सही उत्तर आर्कटिक महासागर में। अगला दोस्तों महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। अगला दोस्तों सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक। तो दोस्तों मैंने एक प्रश्न किया था जो मैं आप लोग को बता दूं, पृथ्वी को कितने महासागरों में बांटा गया है। दोस्तों मैं बता दूं, पहला प्रशांत, फिर आपका हिंद महासागर आ जाता है, फिर आता है आर्कटिक महासागर, फिर आपका हो जाता है चौथा अटलांटिक महासागर। पहला हो जाएगा आपका प्रशांत, दूसरा हिंद, तीसरा हो जाएगा अटलांटिक, चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ये 4 आपके महासागर हो गए पूरे पृथ्वी पर। तो दोस्तों चलते हैं 8वें टॉपिक पर, महासागरीय जलधाराएं, जिस टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधाराएं। तो पहला क्वेश्चन है कि धारा कितने प्रकार की होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। अगला कि गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। अगला दोस्तों ठंडी जो जलधाराएं हैं किस अक्षांश की ओर बहती है, दोस्तों इसका सही उत्तर है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों के बीच है। जो ठंडी जलधाराएं हैं किस अक्षांश की ओर बहती हैं, तो ये बहती है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश के बीच है। अगला दूसरा क्वेश्चन है तथा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। अगला दोस्तों प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी किस दिशा की ओर बहती हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है अपनी दाईं ओर बहती हैं। अगले कि दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं किस ओर बहती हैं, तो बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं बहती है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जो है वो बहती है बाईं ओर। अगला दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन है, इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तरी विषुवतरेखीय जलधाराएं, क्यूरोसियो की जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह और अलास्का की जलधाराएं। दोस्तों इसको क्वेश्चन के एक बार और कर लेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं हैं किस ओर बहती हैं, बाईं ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं कौन कौन है, तो उत्तरी विषुवतरेखीय जलधाराएं। अगला है क्यूरेशियो की जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा। तो ये रहा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। दोस्तों अगला है सरगसो सागर। तो सरगसो सागर से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हालांकि सरगसो सागर को सर्वप्रथम कहाँ के नाविक ने देखा था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन के नाविक जो था उसने देखा था। अगला कि महासागर मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है, दोस्तों महासागर के मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरगसो सागर को जाना जाता है। अगला गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जलधाराएं कहाँ मिलती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यू फाउंडलैंड में। अगला है ग्रैंड बैंक किस महासागर में स्थित है, दोस्तों इसका सही उत्तर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। अगला कि ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, न्यू फाउंडलैंड पर। अगला दोस्तों कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती है वहाँ कौन सा घास उत्पन्न होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्लैंकटन। गर्म और ठंडी जो जलधाराएं हैं जहाँ मिलती है वहाँ कौन सा घास उत्पन्न होता है, तो प्लैंकटन। अगला कि जापान में किन जलधाराएं के मिलने से कुहासा छा रहता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरोसिपो की गर्म धारा तथा ओएससीओ की ठंडी जलधारा। जापान में किन जलधाराओं के मिलने से कुहासा छा रहता है, तो क्यूरोसिपो की गर्म धारा तथा आईसीओ की ठंडी जलधारा। हालांकि ला नीना कैसी जलधारा है, ला नीना एक शीतल है, वही बोल दे एल नीनो जो कि गर्म जलधारा है। अगला है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रमा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण।
हालांकि सागरीय जल का ऊपर उठना तथा आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो ज्वार। सागरीय जल के यदि ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है उससे कहते हैं ज्वार। तो सागरीय जल का नीचे आना तथा पीछे के आना उसे कहते हैं भाटा। हालांकि पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण महासागरों में क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्वार और भाटा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 गुना। अगला है प्रश्न दोस्तों, किस दिन चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सिद्ध होते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। किस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सिद्ध होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। हालांकि महीने में कितने बार उच्च ज्वार आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक महीने में मात्र 2 बार उच्च ज्वार आते हैं। हालांकि बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच कितना दिन का अंतर होता है? तो 7 दिन। बड़ा ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। अगला, पृथ्वी पर कितने घंटे बाद ज्वार आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है। पृथ्वी पर कितने घंटे के बाद ज्वार आता है? तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है। हालांकि भाटा कितने घंटे के बाद आता है? तो 6 घंटा 13 मिनट के बाद आता है। अगला है कि ज्वार तथा भाटा के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है? तो 6 घंटा 13 मिनट। अगला दोस्तों कि ज्वार प्रतिदिन कितनी बार आते हैं? तो 2 बार। अगला दोस्तों, कहाँ पर ज्वार 4 बार आता है? तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन पर आता है। कहाँ पर ज्वार भाटा 4 बार आता है? तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन पर आता है। अगला, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो फेंडी की खाड़ी यानी कनाडा के नोवा स्कोशिया में। अगला दोस्तों कि ज्वारीय आभार की ऊंचाई कितना मीटर होती है? ज्वारीय जो उभार की ऊंचाई कितना मीटर होती है? तो 15 से 16 मीटर। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो नोवा टॉपिक आपका हो गया और वो है वायुमंडल। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो ये है आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। हालांकि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आयु विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं एरोलॉजी। हालांकि निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऋतु विज्ञान। हालांकि दोस्तों कि वायु पृथ्वी कितनी ऊंचाई तक स्थित रहता है? तो 32 किलोमीटर तक स्थित रहता है। हालांकि वस्तुओं को तेजी से जलने से कौन सी गैस बचाती है? तो नाइट्रोजन। अगला दोस्तों, किस गैस के कारण किसी गैस के कारण वायु दाब पवनों की शक्ति प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? हालांकि किस गैस से पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण होता है? तो नाइट्रोजन। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो नाइट्रोजन। अगला दोस्तों कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? तो 128 किलोमीटर तक आपको नाइट्रोजन गैस मिलता है पृथ्वी से ऊंचाई पर की बात करें तो। अगला, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। और वही नाइट्रोजन की हम बात करें तो 128 किलोमीटर तक आपको मिलेगा और ऑक्सीजन की बात करें तो 64 किलोमीटर तक ही मिलेगा। हालांकि कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस की मात्रा नगण्य हो जाता है? तो 120 किलोमीटर के बाद आपको ऑक्सीजन मिलना ही नामुमकिन है। हालांकि सबसे भारी गैस कौन है? तो CO2। यदि पूछे सबसे भारी गैस की तो CO2। हालांकि वायुमंडल की निचली परत को कौन गैस गर्म रखती है? तो CO2। वायुमंडल की जो निचली परत को कौन सी गैस गर्म रखती है? तो CO2। कौन सी विकिरण के अवशोषण के कारण वायुमंडल गर्म हो रही है? तो रक्त। कौन सी विकिरण के अवशोषण के कारण वायुमंडल जो है गर्म हो रही है? तो रक्त के। अगला, ओजोन गैस को कौन सी विकिरण हानि पहुंचाती है? तो पराबैंगनी किरण। अगला दोस्तों कि जलवाष्प कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 90 किलोमीटर तक जलवाष्प ऊपर पाई जाती है। हालांकि वायुमंडल की स्थिरता किससे नियंत्रित होती है? तो जलवाष्प से। अगला दोस्तों, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 तथा जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 गैस एवं जलवाष्प जरूरी है। हालांकि धूल कण वायुमंडल के किस भाग में मौजूद होता है? तो निचले भाग में। अगला कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो धूल कण के कारण, क्योंकि जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। अगला, क्षोभमंडल
तो देखते हैं हम लोग। तो वायुमंडल का सबसे निचली वाली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को हम लोग इसमें कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? तो 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई को मिलेगा। अगला, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितना है? तो 8 किलोमीटर। अगला दोस्तों, विषुवत रेखा पर लंबाई कितना है क्षोभ मंडल का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर? तो 18 किलोमीटर। अगर पूछ जाएगा विषुवत रेखा पर कितना है? तो 18 किलोमीटर। वही पूछ जाएगा कि ध्रुव पर कितना है? तो सिर्फ 8 किलोमीटर। अगला दोस्तों, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम होती है? तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। यदि क्षोभ मंडल में यदि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस। तथा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। यदि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है कमी हो जाती है। अगला है कि मंडलीय घटना किस मंडल में होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। अगला है कि संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला कि अधो मंडल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मंडल है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा। अगला टॉपिक करते हैं दोस्तों समताप मंडल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इससे पहला क्वेश्चन है कि समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक मिलता है? तो 50 किलोमीटर तक। अगला, समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्रुव पर। अगला दोस्तों कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। अगला कि मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है समताप मंडल में। अगला कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच कौन सा परत है? तो ओजोन परत है। अगला, ओजोन परत की कौन सी गैस नष्ट करती है? तो सीएफसी। सीएफसी जो है दोस्तों वो ओजोन परत को नष्ट पहुंचाती है। सीएफसी निकलता कहाँ से है? तो आपके रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से जो गैस निकलता है वही आपको ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला, सीएफसी में उपस्थित सक्रिय कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? तो क्लोरीन। अगला कि ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग होता है? तो डाप्सन का। अगला दोस्तों, ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है? तो 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला दोस्तों मध्य मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। तो समताप के ऊपर के जो मंडल को क्या कहते हैं? तो मध्य मंडल। अगला कि इसकी जो मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। अगला कि मध्य मंडल के जो ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मध्य सीमा। अगला दोस्तों, आयनन मंडल, जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई है आयन मंडल की ऊंचाई तो वो 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। अगला दोस्तों कि विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में। अगला प्रश्न दोस्तों कि आयन मंडल किन किरणों के द्वारा आयनीकृत होता है? तो परावैंगनिक किरणों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या फर्क पड़ता है? तो वृद्धि होता है। जैसे जैसे आयन मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं आपके तापमान में वृद्धि होता है। अगला, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बाह्य मंडल, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाह्य मंडल। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाह्य मंडल के ऊपर कौन सी सीमा है? तो सीमा नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाह्य मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो प्रधानता होती है वो सबसे अधिक होती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में होती है? तो बाहरी मंडल में। अगला दोस्तों ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त काल। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्राप्त काल। और दूसरा है बोरियालिस का अर्थ क्या होता है? तो उत्तरी। और ऑस्ट्रेलिस का क्या अर्थ होता है? दक्षिणी। अगला दोस्तों सूर्य ताप, तो सूर्य ताप से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों हम लोग अभी करेंगे। पहला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सूर्य ताप। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सूर्य ताप। अगला प्रश्न है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किन तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है? तो लघु तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की
समतल कक्षा से कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री। अगला है दोस्तों प्रश्न, सूर्य ताप का लगभग कितना % भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है? तो 2%। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर विकिरण का कितना % भाग धरातल को गर्म करने में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है 34% है। अगला, सौर विकिरण का कितना % भाग धरातल को गर्म करने में नहीं आता है? तो 34%। 32% जो होता है वायुमंडल से लौट जाता है। अगला के पूर्व मेघाच्छादन का मूल कारण क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी स्वाभाविक विकिरण का कितना % भाग प्राप्त करती है? 51% भाग। अगला दोस्तों, वायुमंडल स्वाभाविक ऊर्जा का कितना % भाग प्राप्त करता है? तो 14%। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु ऊष्मा का क्या है? तो कुचालक है। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल की निचली परत किन विधियों द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि द्वारा। प्रश्न जो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायुमंडल की जो निचली परत है वह किन विधियों के द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि के द्वारा होता है। अगला दोस्तों, वायुमंडल गर्म कौन सी विधियों के द्वारा होती है? तो संवहन। वायुमंडल यदि पूछ दे कि गर्म कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो संवहन। और वायुमंडल की जो निचली परत है किन विधियों के द्वारा गर्म होती है? तो चालन। संवहन के द्वारा ऊर्जा किस मंडल तक सीमित रहती है? तो क्षोभमंडल तक। अगला दोस्तों कि संवहन पदार्थ की किस अवस्था में नहीं होती है? तो ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में दोस्तों संवहन जो होता है नहीं होता है। हालांकि किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो विकिरण। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो अभिवहन। अगला प्रश्न दोस्तों कि मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं किसके कारण होती है? तो अभिवहन के कारण। दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन करें कि मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं किसके कारण होती हैं? अभिवहन के कारण। अगला कि लू पवन किसका परिमाण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन का। अगला प्रश्न दोस्तों कि सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर पृथ्वी का एल्बिडो। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानचित्रों पर तापमान वितरण समांतर किस रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है? तो समताप रेखाओं के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न, समान तापमान वाली रेखा को कौन जोड़ती है? तो समताप रेखाएं। अगला प्रश्न दोस्तों कि विषुवतीय रेखीय महासागरों पर तापमान कितना से अधिक होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, समताप रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है समताप रेखाएं। अगला कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुआ किन महीनों को चुना जाता है? इसका सही उत्तर है जनवरी और जुलाई। तापमान को विश्लेषण के लिए बहुआ किन महीनों को चुना जाता है? जनवरी और जुलाई को। तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक तापांतर कितना है? तो 65 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया यानी बरखोख्यांक में। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से। अगला वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार। अगला दोस्तों कि एक बार बराबर कितना न्यूटन होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला किलो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है? मिली बार में या फिर किलो पास्कल में? तो दोस्तों मिली बार की बात करें तो 1013.2 मिली बार, और या किलो पास्कल की बात करें तो 1013.2 किलो पास्कल। अगला दोस्तों 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना मिली बार वायु दाब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 265 मिली बार। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना मिली बार वायु दाब होता है? 265 मिली बार। अगला 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना मानक तापमान होता है? तो -49.7 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री की ऊंचाई पर कितना मानक तापमान होता है? तो -49.7 डिग्री सेल्सियस। अगला वायु दाब को मानचित्र पर किस रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समदाब रेखा के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों को दूरी को प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता। अगला समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता पर क्या होती है? तो अधिक। अगला पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? तो 4। अगला प्रश्न दोस्तों किस कटिबंध पर सालों भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं? इसका सही उत्तर हो दोस्तों विषुवतीय निम्न वायुदाब पर। अगला प्रश्न दोस्तों शांत कटिबंध या डेल्ड्रम किस कटिबंध के कोख होते हैं? शांत कटिबंध या डेल्ड्रम
किस कटिबंध को कहते हैं? तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक किस रेखा पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवतीय रेखा पर। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुदाब सबसे कम किस रेखा पर होता है? विषुवतीय रेखा पर। अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च वायुदाब वाली जो पेटी को क्या कहते हैं? तो अक्षांश। अगला प्रश्न दोस्तों, कि 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः अंटार्कटिका तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियों पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिका के वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। अगला 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब। अगला प्रश्न दोस्तों, कि क्षैतिज दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? तो पवन। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? तो वायुधारा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, किस बल के कारण? इसका सही उत्तर है कोरियालिस बल के कारण। कोरियालिस बल कहाँ होता है? तो ध्रुव पर, और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अगला पवन कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगला एक ही दिशा में सालों भर चलने वाले पवनों को क्या कहते हैं? तो प्रचलित या अस्थायी पवन। अगला है दोस्तों, कि पछुआ पवन, ये व्यापारिक पवन या फिर ध्रुवीय पवन, किस पवन को उदाहरण है? तो प्रचलित पवन के। अगला दोस्तों प्रश्न, गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, चीखता, सठा, किस पवन को कहते हैं? तो पछुआ पवन को कहते हैं। अगला दोस्तों, पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास किस अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? इसका सही उत्तर 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षों भर निरंतर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाले पवन को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवन कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यापारिक पवन किस बल के कारण तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो कोरियालिस बल तथा फेरर के नियम के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, को ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से किस दिशा की ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, हालांकि मौसम तथा समय के परिवर्तनों के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी पवन। दोस्तों क्वेश्चन है कि मौसम या समय के परिवर्तन के साथ पवनों की जो दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी पवन। अगला, मौसमी पवन स्थल समीर, समुद्री समीर किस पवन का उदाहरण है? मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर किस पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन के ये सब उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि स्थल समुद्र में विभिन्नता क्यों पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऊष्मा का अवशोषण तथा स्थानांतरण के कारण। अगला, दिन के समय स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा क्या होता है? तो गर्म। समुद्र समीर कब होता है? तो दिन के समय समुद्री समीर आता है। अगला, का स्थल समीर कब होता है? तो रात्रि में होता है स्थल समीर। स्थल समीर क्यों होता है? तो दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने के कारण। अगला है दोस्तों, कि चिनूक कहाँ के स्थानीय पवन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए यूएसए का, कनाडा का। ये चिनूक जो है गर्म तथा शुष्क दोनों ही हवा है। अगला, कि फोन कहाँ की गर्म में शुष्क हवा है? तो स्विट्जरलैंड की। अगला है कि दोस्तों, गिनी तट पर डॉक्टर हवा किस पवन को कहते हैं? गिनी के तट पर डॉक्टर हवा किस पवन को कहते हैं? तो हरमटन को। अगला, कि हरमटन कहाँ की गर्म शुष्क हवा है? तो सहारा रेगिस्तान का। अगला दोस्तों, कि सिराको कहाँ की गर्म हवा है? तो सहारा मरुस्थल के। अगला दोस्तों, सिराको पवन का मिस्र में नाम क्या है? तो खमसीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिबली या लीबिया में, सिराको इटली में, लेबेक स्पेन में, चिली ट्यूनिसिया में, लेस्ट अमेरिका में। दोस्तों गिबली जो है लीबिया में नाम है, और सिराको इटली में बहती है, लेबेक स्पेन में बहती है, चिली ट्यूनिसिया में बहती है, लेस्ट जो है मेडिया में बहती है। अगला है प्रश्न, सिमुम किस रेगिस्तान में बहने वाली गर्म या शुष्क हवा है? तो सिमुम में बहने वाली है। अगला कि ब्लैक रोलर कहाँ की आंधी है? तो उत्तरी अमेरिका की। अगला है कि ब्रिक फील्डर कहाँ चलने वाली गर्म या शुष्क हवा है? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। अगला दोस्तों कि नार्वेस्टर कहाँ बहने वाली गर्म शुष्क हवा है? तो न्यूजीलैंड में। अगला दोस्तों कि शामल कहाँ बहने वाली गर्म शुष्क हवा है? तो इसका फारक, इराक तथा फारस की खाड़ी में।
अगला कि सांता आना कहाँ की बहने वाली गर्म जलधरी गर्म में शुष्क हवा है, दक्षिणी कैलिफोर्निया के। अगला दोस्तों कि कोयम बैग कहाँ की गर्म हवा है, तो जावा इंडोनेशिया के। अगला दोस्तों कि क्षोभमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवनें प्रवाह क्या कहलाती है, तो जेट स्ट्रीम। क्षोभमंडल की जो ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवन प्रवाह क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम, जिसे हम जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रवाह किस दिशा की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वायु में जेट स्ट्रीम कितना वेग से चलता है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तरी गोलार्ध में वायु में दोस्तों जेट स्ट्रीम कितना वेग से चलता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एशिया में मानसून पवनों का कारण क्या माना जाता है, तो जेट प्रवाह। अगला दोस्तों कि दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलते हैं, तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वाताग्र। अगला प्रश्न दोस्तों वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगला प्रश्न दोस्तों यदि गर्म वायु राशियां अनुक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियां के ऊपर चढ़ती है, तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें क्या कहते हैं, तो अचर वाताग्र। अगला दोस्तों यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, तो ऐसे वाताग्र को क्या कहते हैं, अधिविशिष्ट वाताग्र। अगला दोस्तों क्वेश्चन तापमान में अचानक बदलाव किसके कारण होता है, वाताग्र के कारण। अगला दोस्तों कि किसके कारण वायु ऊपर उठती है, तो बादल बनते हैं, वर्षा होती है, तो वाताग्र के कारण। अगला दोस्तों कि किसके कारण वायु ऊपर उठती है, या फिर बादल बनते हैं, या फिर वर्षा होती है, तो वाताग्र के कारण। अगला कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में किस नाम से जाना जाता है, तो चक्रवात के नाम से। अगला दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंटार्कटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है, तो हरिकेन के नाम से। तथा अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न है कि पश्चिम प्रांत तथा दक्षिण चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पश्चिमी प्रशांत तथा दक्षिण चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। अगला दोस्तों कि वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, वह क्या कहता है, चक्रवात या लैंडफॉल कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निरपेक्ष आर्द्रता किसमें व्यक्त होता है, तो ग्राम प्रति घन मीटर में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता। अगला दोस्तों विशिष्ट आर्द्रता मापा जाता है क्या चीज में, तो ग्राम प्रति केजी में। अगला दोस्तों प्रश्न सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करता है, तो जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करता है, तो जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर। अगला प्रश्न दोस्तों को वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों को वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है, तो 100% होता है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है, तो 100%। अगला कितना परसेंट सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लाभदायक होता है, तो 45%। अगला दोस्तों प्रश्न गैसीय अवस्था को तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो संघनन। गैसीय अवस्था को यदि तरल या फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। अगला दोस्तों संघनन निर्भर करता है किस पर, तो तापमान की कमी पर, वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। तो दोस्तों ये रहे भूगोल के पार्ट 2 के वीडियो दोस्तों, और जो इसके जो पहला वीडियो बना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अभी तक आप हमारे स्टडी बाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है आइडियो आपको कैसा लगा, लूसेंट के क्वेश्चन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।